जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण राजवंश कुषाण वंश पर। कुषाण वंश पर तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो कुषाण शासक थे, यह मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो उत्तरी मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उत्तरी मध्य एशिया के निवासी थे। बात करें कि उत्तरी मध्य एशिया में किन देशों के, तो चीन और तुर्किस्तान, इन दो देशों के मध्य यह निवास करते थे। कुषाण वंश के शासक किस कबीले से संबंधित थे? तो यह यूची कबीले से संबंधित थे। कौन से कबीले से संबंधित थे? यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुल केडफिसेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुजुल केड, या इसको कड भी बोलते हैं, फिसेस के द्वारा भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कुजुल कडफिसेस के भारत में केवल तांबे के सिक्के ही प्राप्त होते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि कुजुल कडफिसेस के भारत में ओनली क्या प्राप्त होते हैं? तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। और किस लिपि में प्राप्त होते हैं? तो यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं। कुजुल केडफिसेस के सिक्कों पर धर्म थीदस अंकित है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसकी आस्था किस धर्म में थी? बौद्ध धर्म में थी। किस धर्म में थी इसकी आस्था? बौद्ध धर्म में थी। इसके बाद में कुजुल केडफिसेस के बाद में इसका उत्तराधिकारी बिम कडफिसेस शासक बनता है। और जो बिम कडफिसेस होता है, यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक होता है। तो वेरी आईएमपी पॉइंट है, याद रखोगे आप कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस था। इसकी उपाधि क्या थी? तो इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। बिम कडफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के साथ में महेश्वर की आकृति अंकित थी। जो इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह भी सिक्कों में अंकित थी। तो इससे आप आसानी से कह सकते हो कि जो बिम कडफिसेस था, यह किस धर्म का अनुयायी था? तो इसकी आस्था किस धर्म में थी? शैव धर्म में थी। बिम कडफिसेस के बाद में कौन शासक बनता है? कनिष्क शासन बनता है, जो कि प्राचीन भारत के शासकों में बहुत ही महान तथा महत्वपूर्ण शासक है। तो ये याद रखोगे कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं कि जो कनिष्क है वह किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है। इसने कब से कब तक शासन किया? तो इसने 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक शासन किया। 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 23 वर्षों तक इसने कुषाण साम्राज्य पर शासन किया। बात करें कि इसकी प्रथम राजधानी, तो कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, या उसको ही पेशावर बोलते हैं। पुरुषपुर या पेशावर थी। इसने अपनी द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। किसको बनाया था? मथुरा को बनाया था। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इसने देवपुत्र और पाही शाहानुशाही नामक उपाधि धारण की थी। तो देवपुत्र किस कुषाण शासक को कहते थे? कनिष्क को कहते थे। दोस्तों, अगर ये सभी आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। बात करें कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। तभी से भारत में शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो ये आप याद रखोगे कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो
तो 78 ईस्वी में की गई थी, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि शक संवत का प्रयोग सर्वाधिक शक राजाओं ने किया, इसलिए इसका नाम शक संवत पड़ा। तो ये आप याद रखोगे। बात करें कि संरक्षण प्राप्त विद्वान, कि कनिष्क के दरबार में कितने विद्वान रहते थे, तो 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें क्या कहा गया है, नवग्रह कहा गया है। तो नवग्रह 9 विद्वान किसके दरबार में निवास करते थे, कनिष्क के दरबार में निवास करते थे, जिनमें से जान लेते हैं कुछ प्रमुख। तो अश्वघोष, जिसे कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके प्राप्त किया था, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान कौन थे, अश्वघोष थे, जो किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। क्वेश्चन आता है इनकी रचनाओं से, तो ये रचनाएं हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो ये आप याद रखोगे। तो अश्वघोष की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और वज्रसूची, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये चारों रचनाएं आप याद रखोगे, बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और वज्रसूची। इसके बाद में वसुमित्र। तो आपको पता होगा कि कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था, यही वसुमित्र कर रहे थे। तो चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, जो किसके दरबार में निवासरत थे, कनिष्क के दरबार में निवासरत थे। इसके बाद में नागार्जुन, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु एवं दार्शनिक थे, यह भी कनिष्क के दरबार में थे, जिनकी रचनाएं प्रज्ञा पारमिता और मध्यमिका सूत्र याद रखोगे। इसके बाद में चरक, इंपोर्टेंट हैं कि चरक किसके दरबार में निवासरत थे, तो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में निवासरत थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। बहुत बार पूछी गई है कि चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो चरक के द्वारा की गई थी, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसके बाद में पार्श्व, तो इसने कनिष्क के लिए बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो वह कौन था जिसने कनिष्क के लिए बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो वह कौन थे, पार्श्व थे। अब बात करते हैं कनिष्क के विजय अभियानों में। तो कनिष्क का जो पहला युद्ध होता है, वह चीन के सेनापति पांचाओ से होता है। यह इसने चीन पर 2 बार आक्रमण किया, तो यह पहली बार में पराजित हो जाता है पांचाओ से, लेकिन सेकंड बार में यह चीन पर विजय प्राप्त करता है और चीन के कुछ क्षेत्र, जैसे बात करें कासगर, यारकंद और खोतान पर कब्जा कर लेता है। तो ये आप याद रखोगे कि कासगर, यारकंद और खोतान पर कब्जा किसने किया था, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क ने ईरान को भी जीता था। इसके बाद में श्रीधर्म पिटक निदान सूत्र से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिनकी 4 रचनाएं बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और वज्रसूची हैं, तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, श्रीधर्म पिटक निदान सूत्र से मिलती है कि इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तथा वहां से विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था। जो कनिष्क का राज्य है ना, यह प्राचीन भारत में सर्वाधिक विस्तृत राज्य था। तो याद रखोगे कि प्राचीन भारत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था, तो कनिष्क का था। ठीक है। बात करें कनिष्क का धर्म, तो आप सभी को पता है कि मैं वीडियो डाल चुका हूं बौद्ध धर्म पर, जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि कनिष्क के समय में कश्मीर की कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वसुमित्र। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वसुमित्र कर रहा था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। जिसकी दूसरी शाखा महायान थी, इसका ही अनुयायी कौन था, कनिष्क था। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी कनिष्क था, तो महायान शाखा का अनुयायी कनिष्क था। लिखा हुआ है कनिष्क महायान शाखा का
अनुयायी था। कनिष्क के समय में भारत में महायान बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। तो किस शासक के समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी? कनिष्क के समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। कला एवं निर्माण कार्य, तो कनिष्क के द्वारा कौन कौन से कला एवं निर्माण कार्य करवाए गए? तो इसने अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर में 13 मंजिला मीनार शाह जी की डेयरी बनवाई थी। तो शाह जी की डेयरी का निर्माण किसने करवाया था? शाह जी की डेयरी, शाह जी की डेयरी का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। और इसकी यह कितनी मंजिला थी? तो 13 मंजिला थी। कितनी मंजिला थी? 13 मंजिला थी। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी थी? 400 फीट। कितनी थी? 400 फीट। कनिष्क ने फिरोजपुर में एक विशाल संगाराम निर्मित करवाया था। तो संगाराम का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था, जिसे कनिष्क चैत्य भी कहा जाता है। तो कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? फिरोजपुर पेशावर में करवाया था। किसने बनाया था? तो यूनानी वास्तुकार थे अगिलस। यूनानी वास्तुकार थे अगिलस। इसके द्वारा संगाराम या कनिष्क चैत्य का निर्माण किया गया था। तक्षशिला में चीर तोपे स्तूप का निर्माण करवाया था। चीर तोपे स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था। कहाँ पर? तक्षशिला में। कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप नगर बसाया था। सिरकप नगर। तो सिरकप नगर कहाँ पर बसाया था कनिष्क ने? तक्षशिला में। और कनिष्कपुर नगर कहाँ पर बसाया था? कश्मीर में बसाया था। इसके काल में मूर्ति कला की 2 शैलियां प्रसिद्ध हुई थीं, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। तो याद रखोगे आप, मथुरा कला शैली। दूसरी कौन सी थी? मथुरा कला शैली। जो गांधार कला शैली थी, यह भारतीय और यूनानी तत्वों की सम्मिश्रण थी, जिसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। तो याद रखोगे कि बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया था? तो गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया था। और दूसरी शैली कौन सी थी? मथुरा कला शैली थी, जो कि पूर्णतः भारतीय शैली थी। मुद्रा एवं अभिलेख, तो कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी तथा भारतीय देवताओं सूर्य, चंद्रमा, शिव, बुद्ध, जैन तीर्थंकर आदि की आकृति अंकित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख जानते हैं तो रेवा तक अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान में है, सुई विहार अभिलेख, जो कि निचली सिंधु घाटी में है, मथुरा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख और सारनाथ अभिलेख। इन सभी अभिलेखों का कनिष्क से संबंध है। आर्थिक स्थिति, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो इसका काल है, भारत के व्यापारिक का उत्कर्ष काल था। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था महान रेशम मार्ग, जो कि चीन के अंतर्गत आता था। इस पर कनिष्क का पूरी तरीके से नियंत्रण में था और यही इसकी उन्नति या समृद्धि का कारण था। अन्य तथ्य में बात करते हैं कनिष्क से संबंधित, तो संपूर्ण प्राचीन भारत के काल में कनिष्क का साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। ये आप याद रखोगे, मैंने बताया ही है, आप देख ही रहे हो। इसने चीन को भी जीता हुआ है और इसने ईरान को भी जीता हुआ है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ किया था। चूंकि इस संवत का सर्वाधिक प्रयोग शक राजाओं ने किया, इसलिए इसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है। और 78 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक की उपलक्ष्य में ही इसने शक संवत का आरंभ किया था। 101 ईस्वी में कनिष्क के सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में फिर इसका उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र कौन? वासिक। वासिक अगला शासक बनता है और इसने इतिहास में ऐसे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए हैं जो इतिहास में उल्लेखनीय हो। तो इसमें सिर्फ आप याद रखोगे कि कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो कनिष्क का उत्तराधिकारी वासिक था। कौन था? वासिक था। वासिक के बाद में हुविस्क शासक बनता है। कौन बनता है? हुविस्क शासक बनता है,
जिसने कश्मीर में भूबेस्कपुर नगर की स्थापना की थी। अपने ही नाम पर नगर की स्थापना की है, तो ये आप याद रखोगे। बस इस शासक का नाम याद रखना, यह शासक किस वंश से संबंधित है, तो कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। भूबेस्क शिव तथा विष्णु का उपासक था। इसके सिक्कों में चतुर्भुजी विष्णु, हरिहर, उमा, पाशुपत शिव आदि की जो चित्र है वह अंकन है। इसके बाद में भूबेस्क के बाद में शासक कौन बनता है, तो कनिष्क द्वितीय बनता है, जिसने रोमन राजाओं की उपाधि सीजर एवं केसर धारण की थी। तो वह कौन सा शासक था कुषाण शासकों में, जिसने सीजर और केसर जो कि रोमन राजाओं की उपाधियां धारण होती थीं, किसने धारण की थी, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क द्वितीय। इसके द्वारा यह उपाधियां धारण की गई थी। इसके बाद में जो कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट होता है वह वासुदेव होता है। और मैंने आपको बताया है कि किसी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक हमेशा से इम्पोर्टेंट रहते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था या अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश से संबंधित अन्य तथ्यों में सिर्फ आपको एक ही याद रखना है कि कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। तो किस वंश के शासक देवपुत्र कहलाते थे? कुषाण वंश के शासक। और स्पेशली कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की हुई थी। यह उपाधि कुषाणों ने कहाँ से ली थी? चीनियों से प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये था कुषाण वंश। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।